तो क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह का आज टॉपिक है हमारा। और हमने भगत सिंह को इसलिए अलग से फोकस किया है क्योंकि जिन्हें हम क्रांतिकारी मानते हैं भगत सिंह को, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्रांतिकारी के पीछे छुप जाती हैं, जबकि वो क्रांतिकारी नहीं है सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो। क्या है वही चीज़ को हमने जानने के लिए ये टॉपिक आज स्टार्ट किया है। तो स्टार्टिंग में आपको ये बताया गया है कि आखिर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन चला किस चीज़ के लिए, क्या कारण थे सेकंड फेज के। तो सबसे पहला कारण था कि सरकार इन क्रांतिकारियों का दमन करना चाहती थी, क्रांतिकारी गतिविधियों का सप्रेशन चाहती है, ठीक है। और उसमें पुलिस सुपरिटेंडेंट चार्ल्स टेगार्ड जैसे लोगों का बड़ा योगदान रहा है ना। दूसरा पॉइंट है कि गांधी ने जब नॉन कोऑपरेशन वापस ले लिया था, इससे जिन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया था, वो आइडियलिस्ट और पैट्रियट इंडियन यूथ हैं, उनको बड़ा धक्का लगा कि गांधी ने आखिर असहयोग को वापस क्यों लिया, छोटी सी बात। तो अलग बात है, गांधी के लिए सिद्धांत की बात है, इनके लिए छोटी सी बात है, लेकिन लोगों का इससे गांधी और कांग्रेस से मोह भंग हो जाता है, डिटैचमेंट रहता है। जिनमें सेकंड पीढ़ी के लोग आजाद हैं, सुखदेव हैं, यशपाल हैं, भगवती चरण बोरा हैं, उनकी पत्नी दुर्गा भाभी से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको याद रखिएगा दुर्गा भाभी को। शिव वर्मा है, मनमथनाथ गुप्त हैं, ये सब अब गांधी की उस फिलॉसफी में विश्वास नहीं रखते कि असहयोग सत्याग्रह से कुछ होगा। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों को तो उसी भाषा में बात करनी चाहिए जिस भाषा में चौरा चौरी हुआ है, वही विचार सबसे अच्छा है, ठीक है। तीसरा प्रभाव कुछ बुक्स का है। सचिन सान्याल ने एक किताब लिखी थी बंदी जीवन, और उसमें रखी उन्होंने, उससे भी लोग प्रभावित थे। और इन्हीं सान्याल ने अपने प्रयासों से फिर जो यूथ गांधी से सेटिस्फाइड नहीं है उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और उनको मिलाकर आप जानते हो क्या बनाई थी, HRA बनाई थी। और उन HRA के लोगों ने फिर काकोरी को लूट लिया। ये सारी कहानी आपको पता है ना। हमें भगत सिंह को फोकस करना है, जो 1907 में जन्म लेते हैं और 31 साल में उनकी डेथ हो जाती है। इतने कम उम्र के आदमी से आप इतनी मेच्योरिटी की उम्मीद नहीं करते जनरली, और शायद आप भी उस एज में, आप में से कई लोग उस एज में होंगे भी थोड़े बहुत। तो ऐसा क्या है भगत सिंह में, तो वो आपको देखना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला सोच है कि भगत ने क्रांति का मतलब समझा। इंकलाब जिंदाबाद जब उन्होंने बोला, उनका ही नारा था, आप जानते हो। तो यहाँ क्रांति की जगह आप इंकलाब भी लिख सकते हो। उन्होंने मीनिंग ही बदल दिया उसको। पहला आइडियोलॉजिकल चेंज ये है, उन्होंने कहा कि क्रांति का अर्थ केवल बम, पिस्तौल, हत्या, कॉन्स्पिरेसी और बलिदान केवल नहीं होते, बल्कि आत्म बलिदान भी होते। तो ये अंततः की जगह आत्म बलिदान लिखना है हमें, ठीक है। यानी दूसरे को मार देना ही क्रांति नहीं है, बल्कि अपना बलिदान करना भी क्रांति है, ठीक है। अब ये चीज कहाँ दिखेगी, तो मैंने अभी क्या बताया, ये क्रांति का अर्थ कौन सा है, भगत सिंह से पहले वाला अर्थ है। भगत के आने के बाद क्या क्या सीन होगा वो भी देखो, और ये आप फील करो इस चीज को, केवल लिखना मत, फील भी करो। सबसे पहले तो ये कि अब केवल वंदे मातरम नहीं आएगा, क्या आएगा, इंकलाब जिंदाबाद। आप बता सकते हो सर क्यों। दूसरा नारा आपने नहीं सुना होगा भगत का, वो है डाउन विथ इंपीरियलिज्म। ये भी आपको आगे काम आएगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन दूसरा है,
आखिर लोग वंदे मातरम की जगह, जब अशफाकुल्लाह को फांसी हो रही थी, बिस्मिल को, तो वो वंदे मातरम बोल रहे थे। 1931 में जब भगत सिंह को फांसी हो रही थी तो वो इंकलाब जिंदाबाद बोल रहे थे। केवल 6 सालों में इतना डिफरेंस किस चीज को दिखाता है, बता सकते हो? सर वंदे मातरम सिर्फ हिंदू जो क्रांतिकारी थे उनको तो बहुत इजी सूट कर था, रहा है, लेकिन जो बिल्कुल। दूसरे धार्मिक जैसे मुस्लिम हैं या कोई और धर्म के हैं तो उनको असहज करता था धार्मिक भावनाओं से। बिल्कुल ठीक है ना? तो पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। इसका सीधा मतलब है कि उनके लिए क्रांति केवल एक धर्म की क्रांति नहीं है, उनके लिए क्रांति भारत की क्रांति का मतलब जिसमें देश का पूरा हर व्यक्ति शामिल हो, विशेषकर कौन? किसान और मजदूर। और ये समझ लो कि किसान मजदूर की जो बात करेगा वो आदमी सोशलिस्ट होगा, ये माना जाता है? किसान मजदूर की समर्थन करने वाले आदमी को ही क्या मान लिया गया है? समाजवादी मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है? उसका रीजन भी है। किसान मजदूर भारत जैसे देश के सबसे गरीब हिस्से हैं, गरीब वर्ग है, और सबसे बड़ा वर्ग भी है। जनसंख्या के हिसाब से ये देश का सबसे बड़ा वर्ग है। तो जाहिर सी बात है कि समाजवाद का मतलब क्या है? सबको बराबर करना। तो अगर समाजवाद हम लाएंगे तो बराबरी किसको मिलेगी? किसानों को और मजदूरों को मिलेगी। ठीक है, खैर, तो ये ध्यान रखना है। प्लस इनका जो संगठन है वो पूरे भारत का संगठन था। इससे पहले संगठन आपने देखे थे कैसे हैं? एरिया वाइज है, टेरिटरी वाइज है, लेकिन ये आंदोलन पूरे भारत से जुड़ा हुआ था। तो तीसरा परिवर्तन आपको ये दिखाना है। अभी हमें क्वेश्चन तैयार करना है कि क्रांतिकारी आंदोलन की समीक्षा करनी है, तो क्वेश्चन हम आज तो नहीं हो पाएगा, कल ही तैयार करेंगे। तो वहां ये पॉइंट फिर से वैलिड रहेगा। खैर, तो भगत सिंह की संगठन कौन सी थी? नौजवान सभा थी। एचआरए में आने से पहले वो क्या चला रहे हैं? नौजवान सभा को चलाते। खैर, ये अभी बात आगे भी आने वाली है। ठीक है, और अंतर क्या है? जैसा मैंने शुरुआत में कहा, इससे पहले के क्रांतिकारियों के पास कोई अल्टरनेट नहीं है, केवल एक उद्देश्य है, अंग्रेजों को भारत से बाहर भगा दो। बोलो उसके बाद क्या? बोलो पता नहीं। इनके पास ऑप्शन है, उसके बाद हम भारत को क्या बनाएंगे? सोशलिस्ट रिपब्लिक। यानी इनका एजेंडा पॉलिटिकली नहीं, इकोनॉमिक भी है और सोशल भी है। तो ये है समग्र आजादी, समग्र क्रांति की बात है। वैसे समग्र क्रांति की बात बाद में लोहिया करेंगे आजादी से पहले, है ना? लेकिन भगत सिंह के आइडियाज में वो चीज दिख रही। क्लियर है? तो इन 4 मामलों में, स्लाइड में 3 ही दिख रहे हैं, मैंने आपको चौथा भी बता दिया। इन 4 कंटेक्स्ट में ये लोग पहले वाले से अलग हैं, और विशेषकर भगत सिंह। एक किताब भी है, यहाँ लिख लोगे आप, फिलोसफी ऑफ बम, फिलोसफी ऑफ बम, और उसमें सब उन्होंने बताया है कि बम का मतलब केवल क्या नहीं है? किसी की हत्या करना नहीं है। और यही रीजन था, अगर आपको ध्यान हो, सीएलए की घटना। सीएलए में बम फोड़ा था भगत सिंह ने, याद है? बटकिशोर दत्त के साथ मिलकर। उस बम में किसी को मारा था क्या? हाँ है ना? नो सर। नहीं ना? तो वो बम का मतलब क्या था? क्या कहा था भगत सिंह ने? बहरों को, यानी डंप लोगों को सुनने के लिए क्या चाहिए? शोर की जरूरत होती है। तो समझो बात को कि उनके लिए बम केवल किसी को मारने का टूल नहीं है। उनके लिए बम की फिलॉसफी क्या है? किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करना है, किसी को एहसास दिलाना है कि तुम गलत कर रहे हो, किसी को एहसास दिलाना है कि अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये है फिलोसफी ऑफ बम। ठीक है, तो उनकी इन घटनाओं से आप ये रियलाइज कर सकते हो कि वो आदमी केवल क्रांतिकारी तो नहीं। खैर, उन पर प्रभाव किस चीज का है वो भी देख लो। उन्होंने दुनिया के सभी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स से स्टडी की थी, और उन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है?
रशियन इम्पैक्ट है, इसलिए वो सोशलिस्ट भी ज्यादा है। क्या क्या कहा उन्होंने, वो स्टेटमेंट आपके काम का है। एक, उन्होंने कहा भारत तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक कि साम्राज्यवाद आजाद नहीं, साम्राज्यवाद से हम मुक्ति नहीं पाएंगे, यानी इंपीरियलिज्म को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत की आजादी संभव नहीं। तो देखो, साम्राज्यवाद केवल भारत से नहीं था ना, साम्राज्यवाद इंग्लैंड के द्वारा पूरे विश्व में फैलाया जा रहा था। तो यह भगत की पूरी दृष्टि वर्ल्ड वाइड है। वो मानते हैं कि जब तक इंपीरियलिज्म खत्म नहीं होगा तब तक भारत और भारत जैसे देशों का भला नहीं हो सकता। ठीक है। और दूसरा, अगर अंग्रेज भारत से बाहर भाग भी जाते हैं तो क्या मिलेगी, केवल पॉलिटिकल फ्रीडम, और हमें कैसी चाहिए, सोशल इकोनॉमिक फ्रीडम भी चाहिए। ठीक है। तो ये सोच किसी बम वाले की सोच तो नहीं हो सकती है क्या, पिस्तौल वाले की सोच तो नहीं हो सकती। इस मामले में वो दूसरे लोगों से डिफरेंट है। ठीक है। उनको शेर पंजाब कहा जाता है, तीसरे शेर पंजाब है। तो बाकी दो कौन है बताओ। अगर शेर पंजाब तीसरे हैं तो बाकी दो कौन कौन थे। लाला लाजपत राय दूसरे, पहला, और महाराजा रंजीत सिंह। बिल्कुल ठीक, तीन शेर पंजाब हैं। तो लाहौर में उन्होंने नौजवान सभा बनाई, और अच्छी बात देखो कि उनको समर्थन किन किन लोगों का है। एक तरफ तो क्रांतिकारी है, उनका तो है ही है, दूसरे कांग्रेस के लोगों का भी समर्थन उनके पास है। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, ये पता है कौन है ना, जो कि रोलट एक्ट में अमृतसर में गिरफ्तार किए गए थे, वो लोग भी इनको समर्थन दे रहे हैं। ठीक है। चलो, तो जो नौजवान सभा है वो क्या करती है, बेसिकली उसका एजेंडा भारत में सोशल लेबर और पीजेंट वाली इंडिपेंडेंट रिपब्लिक सरकार को तैयार करना। जैसा मैंने कहा, इसमें धर्म आधारित नहीं, केवल सेकुलर, क्योंकि किसानों और मजदूरों का कोई धर्म नहीं होता, ये वो मान के चलता है। और इतनी सेकुलर संस्था है कि जब लाला लाजपत राय ने हिंदू महासभा के साथ टाई अप किया तो उन्होंने लाला जी की आलोचना भी कर दी। ये अलग बात है, कोई लाला जी की हत्या का बदला लेने के लिए भगत सिंह क्या करेंगे, सैंडर्स को मारेंगे भी, है ना, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उन्होंने लाला जी की वहां आलोचना भी कर दी। ठीक है। अगला प्रभाव गदर पार्टी का भी है, जो कि विदेशों में काम कर रही थी, और यहाँ भगत सिंह सोहन सिंह जोश, जो कि गदर पार्टी के बड़े नेता थे, उनके संपर्क में आए और एक मैगजीन से जुड़े जिसका नाम कीर्ति थी। ठीक है। कीर्ति जिस संस्था की पत्रिका थी, मैगजीन थी, उसका नाम था वर्कर्स एंड पिजन। पिजन मतलब पीजेंट, किसान और मजदूरों की पार्टी थी। ये सब चीजें भगत सिंह के सोशलिस्ट होने के संकेत हैं। ठीक। चलो, जैसा मैंने कहा कि शुरुआती विचार में वो क्रांतिकारी जरूर हैं, लेकिन 1928 तक आते आते वो क्रांतिकारी नहीं है। और ये चीज अच्छे से लिखना कि उस समय देश में दो धाराएं थी। एक गांधीवादी जो कह रही थी कि देश को आजादी तभी मिलेगी जब हम नॉन कॉपरेशन और सविनय अवज्ञा यानी नॉन वायलेंस के साथ चलेंगे। दूसरी धारा ये कह रही है, चंद्रशेखर आजाद वाली, कि अंग्रेजों को तो उन्हीं की भाषा में बात करनी पड़ेगी। तीसरा आदमी है जो कहता है कि ये दोनों ही ये बेकार का विवाद है कि आजादी किससे मिलेगी। उनका एजेंडा है कि मुद्दा ये नहीं कि आजादी कैसे मिलेगी, मुद्दा ये है आजादी में चीजें क्या क्या शामिल है। ठीक है। तो उस डिबेट को उन्होंने खत्म कर दिया कि हिंसा आजादी का बड़ा टूल है। उन्होंने कहा कि नहीं, हिंसा से आजादी संभव नहीं रहेगी।
ठीक है। तो जिस भगत सिंह को आप जानते हो क्रांतिकारी है, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे भगत सिंह को तो ऐसा लगेगा कि अंत में आते आते क्रांति को छोड़कर उन्होंने क्या कहा, सोशलिस्ट। तो याद रखो HSRA में एस क्या है, सोशलिस्ट है, और आर क्या है, रिवोल्यूशनरी। दोनों शब्द आपस में कभी मिलते नहीं है, लेकिन यहां भगत सिंह ने दोनों शब्दों को साथ साथ जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि जो रिवॉल्यूशनरी शब्द है यहाँ पर वो बंदूक वाला रिवॉल्यूशनरी नहीं है, वो परिवर्तन वाला, चेंजेस वाला रिवॉल्यूशन है जिसकी वो बात करता है। ठीक है। इसी वजह से भगत सिंह को HSRA का क्या कहते हैं, ब्रेन कहते थे। और एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता था, प्लानिंग का आजाद करता। तो एक आर्मी चीफ है और एक ब्रेन है उसका। ठीक है। इस संगठन ने क्या क्या काम किए, नौजवान सभा ने जितने भी भारत के बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज थे वहां मजदूरों के आंदोलन को कोऑर्डिनेट किया। अच्छी चीज। और HSRA की ब्रांचेस भी उन्होंने खोली। खैर, बात की कहानी आपको पता है तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वो सैंडर्स को मारते हैं, जबकि वो आइडियोलॉजिकली क्या है, यहाँ पर क्रांति के समर्थन नहीं है, लेकिन फिर भी बदला लेने के लिए केवल मारा है, क्रांति के लिए नहीं मारा उन्होंने यहाँ पर। ठीक है। और क्वेश्चन UPPCS टाइप का है कि किसकी मदद से कोलकाता गए, तो दुर्गा भाभी की मदद से ट्रेन में बैठकर वो कोलकाता भाग जाते है ना। तो ये क्वेश्चन प्री वाला ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट वैलिड है, जैसा मैंने कहा था शुरुआत में, CLA में जो बॉम्ब है वो फिलोसफी ऑफ बॉम्ब है कि वहां केवल मारने वाला बॉम्ब नहीं था, आवाज करने वाला बॉम्ब है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहाँ खड़े होकर वो पूरे भारत में लोगों को मोटिवेट करना चाहते। आप सोच सकते हो कि CLA क्यों चुना उन्होंने, बता सकते हो CLA को चुनने का कारण क्या है? सर क्योंकि CLA में जो भी डिसीजन होता है वो पूरे भारत के लिए जाता है। वो एक रीजनल बॉडी नहीं है, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है ना। तो CLA में जो भी होगा, इवन छींकेगा भी कोई तो मीडिया की न्यूज बनेगी उस समय के हिसाब से, आज भी है। तो संसद में जो भी होता है उसका उसका उस पर पूरे देश का ध्यान होता है। कुछ भी वहां होगा तो डेफिनेटली वो मीडिया में आएगा, मीडिया में आएगा तो लोग पढ़ेंगे कि अब भाई भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका, हर पेपर छापेगा, क्यों फेंका और क्या बोला, ये बात एक झटके में पूरे देश में पहुंच जाएगी। ठीक है। तो वहां जो उन्होंने बोला कि क्रांति जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद और सोशलिज्म जिंदाबाद, इंपीरियल इंपीरियलिज्म विद डाउन बोला ना उन्होंने। तो ये चीज बेसिकली वो भारत की टोटल आजादी और सोशलिज्म के लिए जनता को मैसेज देना चाहता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना ब्रेन है उस आदमी के पास, जो बॉम्ब का प्रयोग करता है प्लस ऐसी जगह प्रयोग करता है जहां पूरे देश में एक झटके में वॉइस चली जाएगी। और विश्वास मानो, रिसर्च ये बताती है कि इस समय तक भगत सिंह पॉपुलर नहीं थे, इस घटना से और इस घटना के बाद फांसी से वो पॉपुलर होना स्टार्ट हुआ, तब वो लोगों के रोल मॉडल बनना शुरू हुआ। तो ये अलग बात है कि भगत सिंह को क्रांति का पर्याय मान लेते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि वो क्रांतिकारी नहीं है, और अगर क्रांतिकारी है भी तो वो क्रांतिकारी नहीं है जो दूसरों की हत्या करके आजादी चाहते। ठीक है। और ये बात उनकी आगे भी दिखाई देगी कि उनका इंटेलेक्ट कितना हाई है, कि जब वो लाहौर जेल में बंद थे तो मैंने आपको कहानी बताई थी ना कि उनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स का दर्जा नहीं मिल रहा था, आम कैदी का दर्जा था। आज भी नियम है कि अगर आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं तो आपको आम कैदी से अलग व्यवहार किया जाएगा, आपको पेपर मिलेगा पढ़ने के लिए, काम नहीं करना पड़ेगा, कई सारी चीजें होती। और ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जाहिर सी बात है, इन्होंने कोई किसी का मर्डर तो किया नहीं था, और सैंडर्स को मारा भी तो वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से मारा।
जबकि सरकार कह रही थी कि नहीं, इन्होंने सैंडर्स को मारा है तो ये बेसिकली मर्डरर है। देखो सोच देखना कि दोनों टैली कहाँ कर रहे हैं। लाला जी, सॉरी, भगत सिंह क्या कह रहे हैं कि आई एम नॉट अ मर्डरर, वी आर नॉट अ मर्डरर, वी आर जस्ट अ पॉलिटिकल प्रिजनर बिकॉज, क्योंकि हम देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, सरकार क्या कह रही है कि तुमने सैंडर्स को मारा है तो खूनी तो तुम हो ही। भगत सिंह कह रहे हैं कि नहीं, ये खून नहीं है, ये केवल एक मैसेज है भारतीयों की ओर से कि हम अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने इसलिए सैंडर्स को नहीं मारा कि हमें कोई प्रॉफिट है उससे। सैंडर्स की हत्या या मृत्यु केवल एक सिंबल है इंपीरियलिज्म के खिलाफ। सो वी आर नॉट अ कॉमन प्रिजनर, वी आर अ पॉलिटिकल प्रिजनर। लेकिन सरकार नहीं मानी। ठीक है, ये अलग बात है कि उसमें फिर जतिन दास ने स्ट्राइक की और 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद वो मर जाते हैं। तो ये डेटा पूछ लेगा कि कितने दिन की भूख हड़ताल में कौन मरा वहां पर, जतिन दास। लेकिन ये लोग बहुत कम बता पाएंगे कि झगड़ा किस चीज के लिए था, वो स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक किस चीज के लिए थी। तो आपको आंसर देना है पॉलिटिकल प्रिजनर्स का दर्जा पाने के लिए। ये क्वेश्चन पूरी टाइप का है। लेकिन यहाँ भी सोच देखनी है कि क्रांतिकारी नहीं है केवल, वो अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ना चाहते हैं, लड़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ उन्होंने बता भी दिया कि क्रांति का अर्थ बम पिस्तौल न होकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसका अंतिम लक्ष्य मजदूरों का शासन। तो इंकलाब जिंदाबाद बेसिकली सोशल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर भगत सिंह, किसी को किलिंग करना नहीं। ठीक है, एंड फाइनली भगत सिंह का इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है कि उनकी पार्टी या उनके कई जो मेंबर थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा बने बाद में, जब सीपीआई बनेगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसके मेंबर बनेंगे। एक दूसरा, कई लोगों ने सीपीआई ज्वाइन नहीं की बल्कि क्या बना दी, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जहां रिवॉल्यूशन आ गया वहां क्या होगा, ऐसा लगेगा कि मार्क्सवाद आ गया, स्टालिन आ गया। नहीं, ये भारतीय सोशलिज्म था जिसमें हिंसा नहीं थी। इसलिए लास्ट में क्या लिखा है, यह पार्टी स्टालिन के मार्क्सवाद से दूर थी। तो सीधा मतलब था कि स्टालिन और मार्क्स जहां भी आएंगे वहां हिंसा आएगी। लेकिन रिवॉल्यूशनरी पार्टी हिंसा का नहीं बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश कर रही थी। ठीक है,